Hello friends, today we will start with the new chapter, that is the human reproduction of the 12th class. Okay, so let's start chapter without wasting the time. Okay, so first you all tell me that what you mean by the reproduction. Reproduction means what? Reproduction means reproduce, means it is the ability to reproduce with the similar own kind of the organism. Okay, ये ऐसी एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने ही जैसे सिमिलर यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. री मीन्स फिर से और प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्शन करना. ओके, सो हम फिर से अपने ही जैसे सिमिलर वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. और ये कैसे होता है? ये सेक्सुअली होता है ह्यूमन के अंदर. ओके, तो इस चैप्टर को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Introduction of the human reproductive system. Okay, so first we know that human is the sexually reproducing organism and it is the viviparous. Okay, what do you mean by the viviparous? Viviparous means embryo develop into the mother uterus, or we can say that it is ability to produce their or give birth to their young ones. Okay, it means viviparous organism. And oviparous organism is egg laying organism. Okay, next some terms it is important. First we understand that mean before going the briefly in our topics. Okay, first see, our reproductive system events include the formation of the gametes. ओके, आपको पता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हैं वो जैसे अगर ह्यूमन में है तो वो मेल और फीमेल दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं. इन अलग अलग इंडिविजुअल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस. ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस. अब ये गैमेट्स क्या हो सकते हैं? एक, अगर वो मेल में है, अगर मेल का गैमेट है तो हमने उसको क्या बोला है? स्पर्म. ओके, और अगर वो फीमेल में है तो हमने फीमेल का क्या बोला है? गैमेट, दैट इज ओवा और ओवम. ठीक है, और एक्सेल है ना, एक्सेल. ठीक है, अब देखिए, एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस. नेक्स्ट, गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा? ट्रांसफर the sperm into the female genital tract is known as. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसका? स्पर्म का फीमेल के अंदर ट्रैक में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसको हमने बोला है इंसेमिनेशन. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? जो ट्रांसफ़र होता है स्पर्म फीमेल के ट्रैक के अंदर जहाँ पे एग सेल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन. ओके, एंड फ्यूजन. अब वहाँ पे जाके क्या होगा? फ्यूजन होगा किसका? मेल और फीमेल गैमेट्स का. दैट फ्यूजन अकर्स द फर्टिलाइजेशन. ओके, एंड दिस फर्टिलाइजेशन लीड्स टू फॉर्म द जाइगोट. समझ में आया आपको? दिस फर्टिलाइजेशन लीड्स टू फॉर्म द zygote. ओके, नेक्स्ट, इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? इतना अपन को क्लियर है? अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं. देखें, फर्स्ट, ह्यूमन इज अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. okay, and it is the viviparous organism. Viviparous means which are produce there or give birth to young ones. Okay, then
formation of the gametes occurs by the reproductive organs. What about the reproductive organs? In male, the reproductive organ is testis, and is in female, reproductive organ is ovary. Okay, and what is the gametes? In male, male gametes is sperm, and in female gamete is ovum or ova. Okay, and the formation of this gamete is process is known as the gametogenesis. Okay, the transformation the sperm into the female genital tract is known as the insemination. There the fusion of the male and female gamete occur, that is known as the fertilization. The fertilization leads to the zygote formation. Okay, then after the zygote formation, the development of the blastocytes. Okay, what do you mean by the blastocytes? Means cleavage or mitotic divisions of the zygote. अब zygote 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 डिवाइड होगा ना, सेल बनेगा ना, सेल से बन रहा है ना, डेवलप हो रहा है ना. तो फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसाइट और अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसाइट्स टू द यूटेराइन वॉल. यूटेराइन वॉल कहाँ होगी? यूट्रस के अंदर, फीमेल में. तो वहाँ पे वो फीमेल में उसकी यूट्रस से अटैच होगा. ओके, फॉर्मेशन होगा ब्लास्टोसाइट का, और फिर जो अटैचमेंट होगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ओके, देन आफ्टर द इम्प्लांटेशन देयर इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अकर. ओके, कहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है? यूट्रस के अंदर, फीमेल में. तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? गेस्टेशन. दैट प्रोसेस इज नोन एज गेस्टेशन. ओके, देन डिलीवरी ऑफ द बर्थ. अब बेबी क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलप होगा. डेवलप होने के बाद फीटस क्या होगा? डिलीवर होगा. तो डिलीवर प्रोसेस इज नोन एज द पार्ट्यूरेशन. ओके, सो हमको ये सारे टर्म्स क्या करने हैं? लर्न करने. ही टर्म्स बार बार चैप्टर में रिपीट होंगे, तो आपको इन टर्म्स का मतलब मालूम होना चाहिए. देखिए, दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर इन द प्यूबर्टी. ये सब प्रोसेस कब होगी? जब प्यूबर्टी एज आ जाएगी. आपको पता है मेल और फीमेल में प्यूबर्टी एज रहती है. फीमेल में जल्दी आ जाती है 10 to 12 ईयर, एंड मेल में 12 to 14 ईयर्स के बाद प्यूबर्टी अकर होती है, और प्यूबर्टी के बाद ही गैमेट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, स्पर्म फॉर्मेशन अकर्स इवन इन ओल्ड मैन. स्पर्म जो फॉर्मेशन होता है आफ्टर द प्यूबर्टी टिल देयर ओल्ड एज तक ये कंटिन्यू फॉर्मेशन होते रहते हैं. ओके, बट ओवम सीज इन द वुमेन अराउंड द एज ऑफ द 50 के बाद 45 to 50 के अराउंड वो बंद हो जाते हैं ओवम बनना फीमेल्स में. ओके, सम मोर टर्म इज देयर. ठीक है, सम मोर टर्म इज castration. Castration means what? Surgery to remove the gonads. Gonads means reproductive parts. Okay, that means the gonads which produce gamete, testes and ovary. So that process is known as, surgery is known as castration. Orchidoptic. Okay, sorry, the term is orchidopexy. Orchidopexy means surgery which is performed to correct the क्रेप्टोकाइडिज्म. ये अभी हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. व्हाट यू मीन बाय दैट? ओके, नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सी, before we start the male reproductive system, first we understand the primary sex organ and secondary sex organ. What do you mean by that? See, primary sex organ of the male is testis. Okay, and female known as, in male the primary sex organ, it is divided into male and female. Okay, so male में हम क्या बोलेंगे कि मेल में है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन,
टेस्टिस और फीमेल में क्या है, ओवरी। ओके, क्यों हमने इनको बोला है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बोलते हो, बिकॉज दीज ऑर्गन आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स एंड ऑल्सो सीक्रेट्स sex hormone, okay, and directly involve the production of the gametes and produce the sex organ. That's why they are the primary sex organ. ओके हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में आगे। अभी देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर द अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द रिप्रोडक्शन बट नाइदर प्रोड्यूस द गैमेट और नॉर सीक्रेट्स द सेक्स हार्मोन। ओके, ना ही ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, ना ही ये सीक्रेट करते हैं कोई भी सेक्स हार्मोन, पर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन में। ओके, देखिए इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल। मेल में रहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स, ओके, कॉर्पस ग्लैंड्स, ओके, पेनिस, वास डिफरेंस, बहुत सारे होते हैं, एपिडायमिसिस, बहुत सारे। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स, मेम्ब्री ग्लैंड्स। ओके, सो in next slide we start the male reproductive system. Okay, see, it is present in the pelvic area below the abdomen. It is divided into first pair of testis component, okay, second accessory duct, third some glands, and fourth external structure. See, a pair of the testes means two testes are present, then some ducts are necessary for the swimmings of the sperm and carry from one place to another place. Okay, some glands are there for secretion and lubrications or nourishments for the sperm, and the external structure which pass away the sperm into the uterus. Okay, a pair of testis, component of the testis contain scrotum sac, testicular lobules, seminiferous tubules, tubuli recti, reti testis and वास डिफरेंशिया। हम एक एक करके सब समझेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विक एरिया में होती है, एब्डोमेन, बिलो एब्डोमेन में ये चार मेन डिपार्ट में डिवाइडेड है। एक टेस्टिस का पेयर, सेकंड एसेसरी डक्ट, देन एसेसरी ग्लैंड्स, देन एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे टेस्टिस। टेस्टिस कंटेन दीज structures: scrotum sac, testicular lobules, seminiferous tubules, tubuli recti, reti testis and vas efferentia. देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्कॉटम। व्हाट यू मीन बाय द स्कॉटम? सी, स्कॉटम क्या है? एक इट इज द कवरिंग और pouch like structure outside the abdomen cavity. It is present outside the abdomen cavity. Okay, तो ये एक hanging structure है जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। ओके, सी, ये देखिए ये क्या है, एक ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज यहाँ पे लेबल है स्कॉटम। ठीक है, इस स्कॉटम, इस ये स्ट्रक्चर है स्कॉटम, इस स्कॉटम के अंदर यहाँ पे ये पेयर ऑफ द टेस्टिस प्रेजेंट है ना। इट हेल्प, स्कॉटम हेल्प द मेंटेन द लो बॉडी टेम्परेचर। लो बॉडी टेम्परेचर मीन्स जो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर रहेगा, जैसे हम बोलते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर हमको चाहिए। ओके, किसके लिए? ताकि वहाँ पे टेस्टिस प्रोड्यूस कर सके स्पर्म्स। ओके, तो इसलिए ये बॉडी के बाहर एक हैंगिंग लाइक पाउच स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसको बॉडी से नॉर्मल
बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए ताकि वो इजीली प्रोड्यूस कर सके और मैच्योरिटी आ सके, प्रोटेक्शन हो सके किसका, स्पर्म का। लो टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, हम आगे डिटेल में समझेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट स्टार्ट इन द एब्डोमेन कैविटी into the sac or scrotal sac by the testosterone hormone. Okay. Okay, so development start in the abdomen cavity and into the scrotal sac, presence of the testosterone by the 7th month ऑफ द प्रेगनेंसी। मीन्स क्या बात है, देखिए जब बेबी डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर, ओके, तो जब बेबी डेवलप हो रहा है वूम, मदर वूम में, तो वो 7th जो मंथ होता है, 7th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी के दौरान वो जो टेस्टिस होती है वो कहाँ पे आती है, वो बॉडी के अंदर रहती है। तो वो धीरे धीरे कहाँ पे आती है, फिर स्कॉटम सैक में आएगी। ठीक है, धीरे धीरे फिर वो स्कॉटम सैक में आएगी 7th मंथ जब प्रेगनेंसी का चल रहा होगा। ओके, 7th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो वो स्कॉटम सैक में आएगी तब, जब तक बच्चे का जन्म हो जाएगा आफ्टर द 9th मंथ। पर अगर ये टेस्टिस फेल होती है, इट फेल टू डिसेंट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द क्रिप्टोर्गेनिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है कि जब प्रेगनेंसी रहेगी तो 7th मंथ जो बच्चा जब मदर की वूम में है तब जो टेस्टिस तब तक अंदर रहती है एब्डोमेन कैविटी के, और फिर वो बाद में स्कॉटम सैक में आती है। पर अगर वो नहीं आती, जब तक बच्चे का बर्थ हो चुका हो और उसके बाद भी वो नहीं आ रही, तो उस क्लिनिकल कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, क्रिप्टोर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है इसको करेक्ट करने के लिए, और क्रिप्टोप्रेक्सी एक सर्जरी होती है जिसमें हम क्रिप्टोर्गेनिज्म को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि स्कॉटम सैक जो रहता है वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहता है, एब्डोमेन कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट रहता है। ओके, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उसको अपनी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर कम चाहिए रहता है स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक, इसलिए वो जो एस्कॉटम सैक में प्रेजेंट रहता है, जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है। ये कब प्रेजेंट होता है, 7th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी प्रेजेंट होता है, तब वो स्कॉटम सैक में आती है, नहीं तो तब तक टेस्टिस बेबी के अंदर रहती है एब्डोमेन कैविटी में। अगर ऐसा नहीं होता तो क्रिप्टोर्गेनिज्म नाम की क्लिनिकल कंडीशन हमको फेस करनी पड़ती है, जो लीड्स करती है स्टेरिलिटी, है ना। स्टेरिलिटी मीन्स नॉट प्रोड्यूस द यंग वंस। ओके, इट लीड्स द स्टेरिलिटी, है ना। ठीक है, अब हमको क्या समझना है कि आपको देखिए 2 चीज़ समझनी है स्कॉटम सैक के अंदर। ठीक है, जो स्कॉटम सैक रहता है वो कनेक्ट रहता है बाय द इंग्यूनल कैनाल। ठीक है, वो कैसे कनेक्ट है, ये देखिए, ये जो वो पेल्विक कैविटी, ये पेल्विक कैविटी, सपोज हेयर पेल्विक कैविटी इज प्रेजेंट और यहाँ पे स्कॉटम सैक है, तो ये जो कैनाल रहेगी जिससे ये पेल्विक कैविटी से कनेक्ट है, उसको हम इंग्यूनल कैनाल कहेंगे। उससे कनेक्ट रहती है जो इंग्यूनल कैनाल है, ब्लड वेसल्स, नर्व कॉर्ड और कंडक्टिंग ट्यूब्स, है ना, ये सब जो कंडक्ट करती है। ठीक है, तो हमको क्या ये इंग्यूनल कैनाल से ये, ओके, सो इंग्यूनल कैनाल से हमको क्या कनेक्ट रहेगी, इंग्यूनल कैनाल।
ओके, से जो रहता है वो स्कॉटम कनेक्ट रहता है बाय द पेल्विक कैविटी, है ना। एंड इंग्यूनल कैनाल कंडक्ट द नर्व कॉर्ड, ओके, कंडक्टिंग ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स। ओके, अब आपको दो चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे आपको दो ट्यूब के नाम याद रखने हैं, दैट इज क्रेमास्टर मसल्स एंड डार्टोस मसल्स। ओके, अब ये देखिए, समझिए। Cremaster muscles and the connective tissue forms the muscles of the scrotum sac help in the positioning of the testis. ओके, ये हेल्प कर रहा है ताकि जो टेस्टिस है वो अपने पोजीशन में सही बनी रहे। तो इट इज़ द मसल्स प्रेजेंट इन द स्कॉटम सैक, कि यहाँ पे ये मसल्स जो रहेंगी वो हेल्प करेंगी और कनेक्टिव टिश्यू से वो क्या है, सराउंडेड है। ओके, जहाँ पे whenever the outside temperature is low and these contract to move the testis close to the abdomen cavity or the pelvic area. When the outside temperature is high, these relax and moving testis away from the स्कॉटम। देखिए क्या होगा, जब टेम्परेचर अगर बाहर कम है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और कहाँ चली जाएगी, एब्डोमेन कैविटी के पास। अब जब बाहर टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो ये क्या होगी, रिलैक्स होके इस एब्डोमेन कैविटी से बाहर की ओर मूव करेगी। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, दैट फंक्शन इज हेल्प विद द टू मसल्स, दैट इज द क्रेमास्टर्स एंड डार्टोस मसल्स। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको दो मसल्स के नाम याद रखने हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में और स्कॉटम सैक के अंदर टेस्टिस की पोजीशन को बनाए रखने में हेल्प कर रही है। ओके, नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट हम समझेंगे टेस्टिस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम टेस्टिस को समझ रहे, वन पेयर ऑफ द टेस्टिस कंपोनेंट हमने स्कॉटम सैक समझ लिया है कि स्कॉटम सैक क्या होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, इस टेस्टिक तो वन पेयर ऑफ द टेस्टिस कंटेन स्कॉटम सैक, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड then seminiferous tubules and intertesticular ducts. So second is the testicular lobules. So testicular lobules contain the compartment in the testis. देखिए ये आपको पहले समझना है, in each adult testis is the oval in shape, okay, with the length 4 to 5 सेंटीमीटर, है ना। इट इज़ ओवल इन शेप एंड विद द लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड विड्थ कितनी रहेगी इसकी, अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग, एक डेंस कवरिंग से कवर्ड रहेगी ये। There includes the outer tough capsules of the collagen's connective tissues, है ना। That collagen connective tissues are the first layer of that testis is the tunica albuginea. Okay, so this layer is in this layer each testis has the compartment, contain the compartment about the each compartment that is the 250 compartment per testis. ओके, ये आपको याद रखना है।
देखिए क्या बोला मैंने, एक जो एडल्ट में टेस्टिस ओवल शेप की रहती है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी, 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रहेगी। ओके, इसकी जो ये एक डेंस कवरिंग से कवर्ड रहती है, ठीक है। और जो उसकी हर एक टेस्टिस जो है एक टफ कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है, जो मैंने आपको नाम बताया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसका नाम है, लेयर का नाम। ओके, आप देख रहे हैं ईच टेस्टिस हैज़ द अबाउट द 250 कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट कंटेन कर रही है हर एक टेस्टिस, है ना। तो मतलब 2 टेस्टिस हैं तो 500 कंपार्टमेंट हो गए, है ना। तो इस टेस्टिस हैज़ अबाउट द 250 कंपार्टमेंट, जिस कंपार्टमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसी कंपार्टमेंट को हमने नाम दिया है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, एंड दिस कंपार्टमेंट आर द हाईली कोइल्ड। ये जो कंपार्टमेंट है वो कैसे हैं, हाईली कोइल्ड, ठीक है, in structure, and this structure is known as the seminiferous tubule. This highly coiled structure is known as the seminiferous tubules, ठीक है। देखिए once again I explain, in adult testis in oval in shape, length is 4 to 5 centimeter, width is 2 to 3 centimeter, it is covered with the dense collagen connective tissue that are the tunica albuginea. Okay, each testis contain 250 compartment, is called the testicular lobules, and it is the highly coiled in structure, is known as the seminiferous tubule. Each lobule contain highly coiled structure is known as the seminiferous, क्या बोला है हमने, उनको नाम दिया है seminiferous tubules. Okay, and 1 to 3 seminiferous tubule is contain per lobule. Each lobule contain 1 to 3 seminiferous tubule. 1 to 3 seminiferous ट्यूब्यूल पर लोब्यूल कंटेन कर रहा है। समझ में आया आपको, ठीक है, ठीक है। अभी हमने कहा कि हर एक टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट कंटेन करती है, जिसको हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला है। ओके, और दिस कंपार्टमेंट आर हाईली कॉइल्ड, इज कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एंड ईच लोब्यूल, okay, each lobules means testicular lobules. Each testicular lobules contain 1 to 3 seminiferous tubules, okay, in which the sperms are produced. This is the diagram of the seminiferous tubules. Okay, each seminiferous tubules is lined on inside by 2 type of the cell. ये 2 टाइप ऑफ द सेल्स से क्या रहती है, लाइंड रहती है। फर्स्ट इज मेल germ cell, and next is sertolile cells. ओके, देखिए अभी हमने देखा कि जो टेस्टिस है वो कैसी है, ओवल शेप की है, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 से 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है। इट इज़ कवर्ड बाय द ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड हैव द कंपार्टमेंट 250 कंपार्टमेंट विच इज़ कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल विच इज़ हाईली कॉइल्ड, इज कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन पर lobule. Okay, and it is contain 2 type of the cell. First is male germ cell and second is sertolile cell. ओके, देखिए ये एक डायग्राम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। यहाँ पे आपको देखिए सर्टोलाइल सेल फाउंड हो रहे हैं, यहाँ पे साइड में लाइंड है ये, है ना। और इसके अंदर कुछ इंटेस्टाइनल सेल्स भी आपको दिख रहे हैं। अब इसके अंदर आपको क्या दिखेंगे, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर स्पर्मेटोजोआ, एंड देन यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, स्पर्म। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के बताऊँ इसका इनलार्ज करके, तो ये इस टाइप से कुछ है। हमने कहा है कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो 3 क्या कंटेन कर रही है, टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन कर रही है। तो मैंने ये 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। ये 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन कर रही है, और यहाँ पे हमने देखा है कि ये यहाँ पे 2 लाइन है, तो यहाँ पे कौन से सेल हो गए,
सर्टोइल सेल हो गए, है ना, ये सर्टोइल सेल हो गए। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंटरटिशियस सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, जिसको भी हम आगे जाके बोलेंगे तो इसको लेडिक सेल्स भी बोलेंगे, लेडिक सेल्स इन्हीं को बोलते हैं, है ना। अभी आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, जो बाहर प्रेजेंट होते हैं। अब अंदर देखिए आपको जो मेल जर्म सेल्स दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पे आपको पहले क्या बनेंगे, इस लाइन के बाद स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया अंदर, फिर उसके अंदर स्पर्मेटोजोआ, फिर उसके अंदर यहाँ पे स्पर्म्स। ओके, तो ये एक डायग्राम किसका है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ठीक है, सर्टोइल सेल्स और द टेंटिकुलर सेल्स और नर्व सेल्स, इनको बोलते हैं, नर्व सेल्स भी इनको बोलते हैं, आर प्रेजेंट विच प्रोवाइड द नरिशमेंट और डेवलपिंग द स्पर्मेटोजुआ। ये क्या कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं स्पर्मेटोजुआ को, रेगुलेट कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म बाय रिलीजिंग द इनहिबिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। और किससे चेक करेंगे, टू चेक द FHS ओवर एक्टिविटी। FHS क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो प्रेजेंट होता है, ओके, जो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा और उससे ये चेक करेंगे यहाँ की फंक्शन, रेगुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इट एब्जॉर्ब द पार्ट बीइंग शेड बाय डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, इट रिलीज द AMF एंटी म्यूरेलिन फैक्टर। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ज़्यादा डेवलपमेंट ओविडक्ट में जो रहता है मेल के अंदर ना हो और रप्चर ना हो स्पर्म्स। टू रिलीज द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करता है। एंड्रोजन इज द ग्रुप ऑफ द मेल हार्मोन, ओके, एंड टू फॉर्म द ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये सब फंक्शन हैं सर्टोइल सेल के जो हेल्प कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखिए, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी हमने जो स्लाइड में पढ़ी है उसको मैं यहाँ पे बिल्कुल वेल मैनर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, हमने देखा कि स्पर्म जो हैं इधर दो टाइप में, आप हम दो तरीके से पढ़ रहे हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाय टू टाइप ऑफ द सेल, है ना। हमने देखा दो टाइप ऑफ द सेल से लाइन है, कौन कौन से, वहाँ पे हमने देखा था मेल जर्म सेल और सर्टोइल सेल। ठीक है, तो मेल जर्म सेल को मैंने इस तरह हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सर्टोइल सेल। ठीक है, जिसको हम टेंटिकुलर और नर्व सेल भी बोला है। ओके, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हमने देखा है कि मेल जर्म सेल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जो प्रोसीड कर रहा है स्पर्मेटोगोनिया, है ना, स्पर्मेटोगोनिया। ओके, जो 2n नंबर में है ना। अब देखिए, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो गिव राइज द स्पर्मेटिड्स, ये स्पर्मेटिड्स बना रहा है। और स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्मेशन और डिफ्रेंसिएशन कर करके वो क्या बनाएगा, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो मेल जर्म सेल है वो पहले स्पर्मेटोगोनिया बना रहा है, फिर वो स्पर्मेटिड्स बना रहा है, फिर स्पर्मेटोजोआ और जिसको हम बोल रहे हैं स्पर्म्स। ठीक है, यहाँ पे सर्टोइल सेल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, देखिए पहले हमने बहुत सारे उसके अलग अलग फंक्शंस देखे हैं।
बहुत सारे फंक्शंस देखें। फर्स्ट क्या करें, नरिशमेंट दे रहे हैं, नरिश टू स्पर्म, स्पर्म को नरिश कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। फिर इनहिबिन हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं ताकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कर सके, वो कंट्रोल कर सके, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ताकि वो जो है प्रोसीड जो है वो सेक्स हार्मोन इन मेल जो है वो प्रोसीड कंटिन्यू हो सके, है ना। तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं सर्टॉइल सेल के, ठीक है। यहाँ पे सर्टॉइल सेल है, यहाँ पे मेल जर्म सेल। तो ये किसके अंदर का स्ट्रक्चर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर। अब आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इतना समझ में आ गया है, इतना समझ में आया, तो फिर हम इसके आउटर पार्ट के बारे में बात करेंगे। अब इसकी जो आउटर पार्ट है ना, ये आउटर लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक मिनट मैं इसको रब कर दूँगी, ठीक है। आउटर लाइनिंग जो रहेगी वो क्या बनाएगी, मैंने कहा था आपको, एक डायग्राम बना के बताया था कि अगर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वो 1 से 3 जो है वो क्या टेस्टिकुलर लोब्यूल को कंटेन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अगर हम दूसरे कलर से देखें, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये इंटरस्टिशियस सेल्स, और हम जिनको लेडिक सेल्स भी बोलते हैं, ये बाहर प्रेजेंट है ना। अंदर हमने देखा था यहाँ पे फर्स्ट लेयर बना रहे थे, किसकी बना रहे थे, सर्टॉइल सेल की, है ना। फिर इसके अंदर गोनिया, फिर स्पर्मेटिड्स, फिर ठीक है स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट है ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आउटर लेयर पे मैंने आपको बना के बताया था, तो वो कौन से सेल्स हैं, लेडिक सेल्स भी उनको हम बोलते हैं, जिनको ही इंटरस्टिशियस सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन, ओके, इट इज़ अ मेल सेक्स हार्मोन। तो इनका फंक्शन इसमें हेल्प करता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, देखिए नेक्स्ट में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हम समझेंगे। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड इनसाइड बाय द 2 टाइप ऑफ द सेल्स, ये हमने समझ लिया। आउटर स्ट्रक्चर लेडिक सेल्स, ये हमने समझ लिया। और ये मैंने तो आपको पहले इसकी लेंथ और ये बता दिया था। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो यूनाइट होते हैं, यूनाइट होके और सेवरल क्या बनाएंगे, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो रहेंगे, दूसरे कलर यूज़ करते हैं, वो यूनाइट होएंगे और वो बहुत सारे क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट ट्यूब्स बना रहे हैं, जिनको हमने बोला है ट्यूबिलाई रेक्टाई, है ना। ट्यूबिलाई रेक्टाई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। ये ट्यूबिलाई रेक्टाई स्ट्रक्चर जो है ये ओपन होती है इर्रेगुलर कैविटी में इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे इपिथेलियल सेल्स रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्या समझना है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो बहुत सारे सेवरल ट्यूब्स में ओपन हो रही है, इसको हम बोल रहे हैं ट्यूबिलाई रेक्टाइल। और ये ट्यूबिलाई रेक्टाइल जो है ये कहाँ ओपन हो रही है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिटी टेस्टिस, ओके,
मैं आपको ये डायग्राम में समझाऊंगी अच्छे से। रिटी टेस्टिस, और रिटी टेस्टिस जो है वो अलग अलग डक्ट बना रही है, ये ओपन हो रही है अलग अलग डक्ट बना के, जिसको क्या बोला है, वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, और फिर वहाँ पे जहाँ पे कंडक्ट होता है स्पर्मेटोजोआ और वो टेस्टिस से बाहर निकलता है। तो ट्यूबुलाई रेक्टाइल, रिटी टेस्टिस और ये जो फ्रेंशिया है, ये सब क्या फॉर्म बना रहे हैं, ये इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए, हम डायग्राम के हेल्प से अच्छे से समझ पाएंगे इंटरनल पार्ट ऑफ द टेस्टिस पे। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाई हैं। ये देखिए, ये जो है ब्लैक से, इट इज़ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर ये पहले तो ये एक डेंस कवरिंग से कवर्ड है। डेंस कवरिंग का नाम मैंने क्या बोला है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, जिसके अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। 2 से 3 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो एक लोब्यूल के अंदर हैं। ये देखिए, सपोज ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो इसके अंदर 2 हैं, किसी के अंदर ये 3 दिख रही हैं आपको, है ना। तो 2 से 3 क्या है, लोब्यूल प्रेजेंट है। इस लोब्यूल के अंदर मैंने कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यूनाइट होती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यूनाइट होके क्या बना रही हैं, कहाँ ओपन हो रही हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई के फॉर्म में। ये देखिए, ये 2 से 3 ट्यूब्यूल है, ये यहाँ पे यूनाइट हो रही है और इस एरिया में यहाँ पे फॉर्म कर रही हैं। ये है, ये देखिए, ये कहाँ ओपन होके जा रही है, इधर ओपन होके जा रही है। ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो ओपन होके, ये देखिए, ये ओपन है, यहाँ जा रही है, ये ओपन होके, मैं रेड कलर ले लेती हूँ जिससे दिखेगा आपको। हाँ, ये देखिए, ये ओपन होके जा रही है, ये ओपन होके कहाँ जा रही है, इस स्ट्रक्चर में, जिसको हमने बोला है ट्यूबुलाई रेक्टाइल। ठीक है, अब ये ट्यूबुलाई रेक्टाइल जो है जिसके अंदर ओपन है, उसको हमने क्या बोला है, रिटी टेस्टिस। ये देखिए, ये रिटी टेस्टिस। तो इसके अंदर ये क्या करेगी, जिस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं रिटी टेस्टिस। ओके, अब जो रिटी टेस्टिस है, ये अलग अलग देखिए डक्ट बना रही है, अलग अलग डक्ट, जिसको क्या बोला है, वासा इफ्रेंशिया। ये बोला है, ये लिखा है यहाँ पे मैंने, वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, अब ये वासा इफ्रेंशिया क्या होगी, ये हाईली कॉइल्ड होके, इस तरह से कॉइल्ड होके इपिडीडाइमेसिस स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगी। तो इस तरह से हाईली कॉइल्ड होके वासा इफ्रेंशिया, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कहाँ आ गया, इपिडीडाइमेसिस। ये इपिडीडाइमेसिस स्ट्रक्चर आ गया। इसके अंदर ये बहुत ऐसे कॉइल्ड होके हाईली कॉन्विलेटेड होके ये इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और फिर वो वहाँ पे आउटसाइड चला जाएगा। अब देखिए, अभी मैं यहीं तक आपको समझा रही हूँ, इतने ही डायग्राम तक। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझेंगे इपिडीडाइमेसिस क्या होता है। इपिडीडाइमेसिस जो रहेगा वो 3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। पहले आप मुझे बताइए कि आपको इतना समझ में आ गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आएंगे इपिडीडाइमेसिस में। ओके, देखिए, इपिडीडाइमेसिस क्या है, जो मैंने आपको डायग्राम में बना के बताया। अब ये जो है वो ठीक है, इपिडीडाइमेसिस, इट इज अ 7 to 12 मीटर लॉन्ग हाईली कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स अटैच टू द टेस्टिस। ये टेस्टिस थी इस तरह से, यहाँ पे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, इसके अंदर टेस्टिकुलर इस तरह से 2 से 3
किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 3 ऐसे क्या बनी हुई थी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनी हुई थी जो इस एरिया में आके ओपन हुई थी। इसमें जिसको हमने ट्यूबुली रेक्टाइल बोला है। फिर ट्यूबुली रेक्टाइल ने इस तरह से डक्ट बनाया था जिसको हमने क्या नाम दिया था, रेटिटेस्टिस। अब ये रेटिटेस्टिस जो है वो कहाँ पे ओपन होके जा रही थी, वासा इफ्रेंशिया में ओपन हो रहे थे। और वासा इफ्रेंशिया इस तरह से, देखिए इस तरह से एक हाईली कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर से वो बाहर निकल रहा है। इस तरह से हाईली कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर से बाहर निकल रहा था। तो ये स्ट्रक्चर हो गया एपिडायमेसिस। इसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर इसके आगे स्ट्रक्चर में हम जाएंगे। एपिडायमेसिस 7 to 12 मीटर लॉन्ग होता है और हाईली कॉन्वुलेटेड होता है और टेस्टिस से इससे ये अटैच है। ठीक, इट इज़ द साइट जहाँ पे हमने टेम्पररी स्टोर ऑफ द स्पर्मेटोजोआ बोला है। यहाँ पे जो गया है, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बन चुका है। ठीक है, तो हम बोलते हैं सेकेंड हाउस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। फर्स्ट यहाँ पे टेस्टिस बना और सेकेंड हाउस कहाँ हो गया, एपिडायमेसिस में। इट इज़ द साइड ऑफ द जहाँ पे जो स्पर्म मैच्योर होंगे और मोटिलिटी होगी किसकी, स्पर्मेटोजोआ की। स्पर्मेटोजोआ जो है वो मूव कर रहे हैं, अभी यहीं पे मैच्योर होंगे, मैच्योर टेस्टिस के अंदर नहीं हुए हैं, अब यहाँ मैच्योर हो रहे हैं और यहाँ पे इनको मोटिलिटी मिल रही है, मूव हो रहे हैं। ठीक है, जो स्पर्मेटोजोआ है, द स्पर्मेटोजोआ कैन रिमेन लीव एपिडायमेसिस फॉर अबाउट 1 month तक वो वहाँ पे रह सकते हैं। वंस द ejected in the female, the reproductive tract sperm survive for 72 hours। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो फीमेल के अंदर जब स्पर्म इजेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे सिर्फ ये 3 दिन तक ही रह सकता है। ठीक है, और जबकि एपिडायमेसिस में 1 month तक रहता है, पर जब क्या फीमेल के अंदर चला जाता है तो सिर्फ 3 दिन तक रह सकता है, जहाँ पे 48 घंटे तक ही वो फर्टाइल की कंडीशन बन सकती है ना, और फिर उसके बाद वो मर जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो थ्रू द स्पर्म एक्वायर मोटिलिटी इन द एपिडायमेसिस, मतलब उनको मोटिलिटी कहाँ मिली, एपिडायमेसिस में मिली। येट दिस डज नॉट मूव ऑन देयर ओन, यहाँ पे वो अपने मन से मूव नहीं कर रहे। देखिए टेस्टिस में भी वो मूव नहीं करते, स्पर्म मूव नहीं करते, ना टेस्टिस में मूव कर रहे हैं ना एपिडायमेसिस में मूव कर रहे हैं। वो मूव कब करते हैं, जब वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं मेल की। ठीक है, तभी उनका मूवमेंट शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे वो फ्लूइड के कारण और ग्लैंड्स प्रेजेंट के कारण वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ठीक है, दे आर प्रोपाइल्ड बाय द फ्लूइड मूवमेंट, जो क्योंकि फ्लूइड है उसकी हेल्प से वो मूव कर रहे हैं। इसको मूव ऑन देयर ओन वंस इजेक्टेड, एक बार जब वो इजेक्ट हो जाएंगे तो फिर वो अपने आप खुद से ही मूव करेंगे। ठीक है, फेगोसाइटोसिस ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साइट ऑफ द मोटिलिटी, मैच्योरिटी, ये जो है तीनों हमको कहाँ देखने को मिल रही है, एपिडायमेसिस में देखने को मिल रही है। फेगोसाइटोसिस मतलब कि अगर वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, हर टाइम तो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फेगोसाइटोसिस हो रहा है। वहीं पे वो सेल्स जो रहते हैं फेगोसाइटोसिस, उनके स्पर्म को सेल्स को खा जाते हैं, तो वहीं के वहीं वो रिसाइकिल होते जा रहे हैं। ठीक है, साइड यहाँ पे मोटिलिटी यही मिल रही है, ये टेस्टिस के अंदर तो मूव नहीं कर रहे थे, मैच्योरिटी भी यही हो रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, रिसाइकिल सेंटर भी बोलते हैं एपिडायमेसिस को। ठीक है, आपको इतना समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट जो एपिडायमेसिस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे समझेंगे। एपिडायमेसिस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक उसका हेड पार्ट, ये हेड पार्ट है, इट इज़ द हेड पार्ट। ठीक है, और उसकी मेन बॉडी पार्ट और टेल पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, ये मेन बॉडी और यहाँ पे टेल पार्ट। ठीक है, हेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कैप्यूट। ठीक है, और बॉडी को क्या बोल रहे हैं, कॉर्पस, एंड देन टेल इज नोन एज द क्वाइडा। ठीक है, याद रखना है, कैपिट, कॉर्पस एंड
क्वाइडा में जो स्ट्रक्चर है एपिडायमिसिस का वो डिवाइडेड है 3 पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, द एपिडायमिसिस स्टोर द स्पर्म टेम्परली यहाँ पे स्टोर है, एंड फ्रॉम द क्वाइडा एपिडायमिसिस, फ्रॉम द टेल द क्वाइडा एपिडायमिसिस अ पार्शियली कॉइल्ड ट्यूब इज कॉल्ड द वास डिफरेंस। अब यहाँ से जो ट्यूब स्टार्ट हो रही है वो कौन सी हो गई, वास डिफरेंस स्टार्ट हो गई, विच एसेंट इनटू द एब्डोमेन बाय थ्रू द इंग्यूनल कैनाल एंड पासिस थ्रू द यूरिनरी ब्लैडर। वहाँ से वो वास डिफरेंस जो है एब्डोमेन कैविटी से वो इंग्यूनल कैनाल से के पास चली गई और वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर के पास जाती हुई किसको रिसीव होगी, बाहर इजेक्ट होगी, जिसमें सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी अपना पार्ट देंगे। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ एपिडायमिसिस इतना समझ आया है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ हेयर वी स्टार्ट अवर द एसेसरी डक्ट। यहाँ पे हमारी एसेसरी डक्ट स्टार्ट हो गई है। देखिए, इंटर टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर था ट्यूब्यूल रेक्टाइल, रेटी टेस्टिस एंड वास इफ्रेंस। एक्स्ट्रा का एपिडायमिसिस, वास डिफरेंस एंड इजेक्टिकुलर डक्ट जो फॉर्म क्या कर रही है, टेम्पररी स्टोर इन एपिडायमिसिस एंड देन इजेक्ट द डक्ट, इजेक्टिकुलर डक्ट में फाउंड होगी, ठीक है। अब यहाँ से हमारी एसेसरी डक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ी है। कहाँ से पढ़ी है हमने, जहाँ से हमने ट्यूबुलर रेक्टाइल पढ़ चुके हैं, रेटी टेस्टिस समझ चुके हैं और वास इफ्रेंशिया समझ चुके हैं, जिसमें हमने एक्स्ट्रा में एपिडायमिसिस समझी है। अब हम धीरे धीरे वास डिफरेंस और नेक्स्ट स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। अब कुछ ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द वास डिफरेंस, ओके। जो हमने यहाँ से शुरू किया था, एपिडायमिसिस जो टेल स्ट्रक्चर के बाद से वास डिफरेंस में कंटिन्यू कर रही थी, एंड वास डिफरेंस इट इज़ अबाउट द 45 सेंटीमीटर है, ओके, long and ascend to the posterior part of the epididymis through the spermatid cords and enter into the pelvic cavity. Okay, there is a loop over the ureter and pass over the slide and down the posterior surface of the urinary bladder. अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो वो एक लूप स्ट्रक्चर बना के जो है वास डिफरेंस वो क्या होते हैं, मूव करती है। ये देखिए, अगर हम डायग्राम देखें इस तरह से यहाँ पे, तो ये देखिए, ये है वास डिफरेंस, ये ओके, टेक द मार्कर, ओके। देखिए, ये है वास डिफरेंस, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, एक लूप स्ट्रक्चर बना रहा है यूरिनरी ब्लैडर से, और पोस्ट ये यहाँ पे जो है ये एपिडायमिसिस, ये टेस्टिस थी, ये एपिडायमिसिस स्ट्रक्चर था, ये टेल से जो है ये जा रहा है वास डिफरेंस, और इस तरह से लूप बना के यूरिनरी ब्लैडर से पास हो रहा है, ठीक है। और पास होके फिर ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड, इससे पास होके फिर ये इधर की और आउटसाइड बॉडी के पास होगा, ठीक है। तो इसी को हम समझ रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को। देखिए, इट इज़ द 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है इसलिए ये 45 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग है, और पोस्टीरियर पार्ट में एक लूप स्ट्रक्चर बना के यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस कर रहा है। डिलेड टर्मिनल पोजीशन ऑफ द डक्ट डिफरेंस इन द एम्प्यूला, उसकी जो आखिरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, एम्प्यूला बोल रहे हैं। इट इज़ द सेकेंडरी हाउस ऑफ द स्पर्म। प्राइमरी हाउस कौन सा था, एपिडायमिसिस, ठीक है। सेकेंडरी कौन सा है, स्टोर हाउस स्पर्म का, वास डिफरेंस, ठीक है। वेसिटोमी इज द परमानेंट मेथड ऑफ द कॉन्ट्रैप्शन फॉर द मेल।
ये हम आगे समझेंगे इसको और डिटेल में। अभी आप समझ लीजिए एक सर्जरी होती है वेसेटॉमी, जिसमें परमानेंट जो रहता है मेल को मेल जो रहता है उसको हम रिमूव कर देते हैं वास डिफरेंस, जिससे उसका परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है। द टिश्यू सरफेस ऑफ द डक्ट डिफरेंस इंक्लूड द थ्री लेयर, इट इंक्लूड द थ्री लेयर आउटर, मिडिल एंड इनर, सो इन विच द सूडो स्ट्रेटिफाई columnar epithelial tissue make the inner line of the duct and difference and may contain the absorptive area। तो ये जो टिश्यू है ये 3 लेयर से बना है, आउटर, मिडिल एंड इनर। ठीक है। और तीनों जो लेयर रहेंगी वो डेंस कवरिंग रहती है। इनर वन जो रहती है सूडो स्ट्रेटिफाई कॉलमर टिश्यू से बनेगी, जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। दिस डक्ट डिफरेंस सेवरल ड्यूअल फंक्शन इन द मेल सिस्टम, क्या क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम फ्रॉम द टेस्टिस टू द इजेक्टिकुलर डक्ट एंड यूरेथा। ट्रांसपोर्ट कर रही हैं स्पर्म कहाँ पे की और इजेक्टिकुलर डक्ट को पास कर रही हैं, किसको होते हुए, यूरेथ्रा के होते हुए। स्टोरिंग स्पर्म अंटिल द रेडी टू द इजेक्ट, मतलब जब तक वो बाहर नहीं आउटसाइड रिलीज होते तब तक के लिए क्या कर रही है, स्पर्म को स्टोर करके रख रही हैं, है ना। ठीक है। सो by the inguinal canal pass over the urinary bladder the duct vas deferens dilated from their ampulla part, which receive the duct from the seminal vesicle behind the urinary bladder, okay, and from the ejacticular duct. The final portion of the ampulla passes through the prostate to open into the ureter, and shortly after it origin from the urinary bladder। ठीक है। समझ में आया आपको कि जो एपिडायमिसिस से स्टोर हो रहे हैं जो लास्ट क्वाइडा पार्ट से, वो कॉइल्ड होके वास डिफरेंस में जा रहे हैं, और फिर वास डिफरेंस से एब्डोमेन कैविटी अब बाहर आ रही है, तो वो जो इंग्यूनल पार्ट कैनाल की हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए जाएंगे एम्प्यूला पार्ट से, जहाँ पे सेमिनल वेसिकल डक्ट जो है वो रिसीव करेगी। वो कहाँ प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। ठीक है। और जहाँ पे वो फाइनली पहुँचेगी कहाँ पे, इजेक्टिकुलर डक्ट में पहुँचेगी। जो फाइनल पोर्शन रहेगा एम्प्यूला का वो पास होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जहाँ पे ओपन होता है वो होते हुए यूरेटर से जाएगा, और यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर से जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर से एक बार में एक ही फ्लूइड पास आउट होता है, आइदर यूरिन और फ्लूइड। ओके। नेक्स्ट यूरेटर के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। यूरेटर जो मेल का यूरेटर रहता है वो प्रोवाइड करता है एक कॉमन पाथवे फॉर द फॉलो ऑफ द यूरिन एंड सीमन बोथ, है ना, जिसमें यूरिन और सीमन दोनों पास होता है। ठीक है। इट इज़ द मच लॉन्गर इन मेल देन इन द फीमेल। तो मेल के अंदर अगर हम देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर का रहता है। ठीक है। और फीमेल में 2 to 3 या 4 सेंटीमीटर का ही फाउंड होता है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज सराउंडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। जो फर्स्ट पार्ट रहता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड है, जिसको हमने ग्लैंडुलर पार्ट और प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा भी बोला है। ठीक है। जो यूरेथ्रा का मेम्ब्रस यूरेथ्रा इज द सेकेंड पार्ट which is situated behind the lower part of the pubic, it is the smallest part, है ना, and penile urethra is situated into the penis, it is the longest part। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है यूरेथ्रा। फर्स्ट पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड है, जिसको प्रोस्टेटिक ग्लैंड और ग्लैंडुलर पार्ट भी बोला है। सेकंड जो मेम्ब्रेस यूरेथ्रा है वो बिहाइंड है लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक एरिया के, इट इज़ द स्मॉलेस्ट। एंड थर्ड पार्ट यूरेथ्रा का सिचुएटेड है पेनिस के अंदर, जो सबसे लॉन्गर पार्ट है। ठीक है। तो यूरेथ्रा रिसीव
द डक्ट ऑफ द प्रोस्टेट एंड द कॉर्पस ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड का फ्लूइड प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड जो रहेगा वो रिसीव करेगा यूरेथ्रा, और फिर उसके बाद पास थ्रू द पेनिस एंड ओपन इनटू द आउटसाइड। फिर वो पास होगा पेनिस से होते हुए आउटसाइड क्या ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूरेथ्रा की स्लाइड नहीं बनाई क्योंकि ये बहुत पहले भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ओरली समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ग्लैंड्स की। जैसे मैंने आपको बताया 1 पेयर ऑफ द सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है। सेमिनल वेसिकल 1 पेयर की बात है तो मतलब 2 प्रेजेंट है। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल प्रेजेंट होता है, ये एक ही होता है। ठीक है, और अ पेयर ऑफ द कॉर्पस ग्लैंड प्रेजेंट है, इसको हमने बुल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स मतलब सम सीक्रेशन ऑफ द लुब्रिकेंट्स और फ्लूइड, है ना। ये लास्ट पार्ट को एम्प्यूला बोल रहे हैं। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये मसल्स डायग्राम है। ओके, so seminal vesicle. Seminal vesicle means it is a sac-like pouch structure with the 5 centimeter, okay, and tubular coiled gland which is situated behind the bladder, okay, attached to the vas deferens near base of the bladder. कहाँ पे प्रेजेंट है? ये एक पेयर्ड ग्लैंड है। पहले तो it is paired, okay, it is paired tubular coiled gland situated behind the bladder. ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर के पीछे है, जो अटैच किससे है? वास डिफरेंस से। अभी हमने इससे पहले वास डिफरेंस पढ़ा, वास डिफरेंस से अटैच होगा और जो ये नियर द बेस ऑफ द ब्लैडर में आपको अटैचमेंट इसका मिलेगा। ठीक है, इट प्रोड्यूस द शुगर रिच फ्लूइड दैट इज फ्रक्टोज। इट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, पूछें क्वेश्चन बनेगा कौन सा फ्लूइड सिक्रेशन होता है सेमिनल वेसिकल से, तो शुगर सिक्रेट होती है दैट इज द फ्रक्टोज एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन, ओके, एंड सम क्लोटिन प्रोटीन। ओके, तो हमने ये देख लिया इसका फ्लूइड सिक्रेशन। ठीक है, दिस विस्कस फ्लूइड विच कॉन्स्टिट्यूट द मेन पार्ट ऑफ द इजेक्टेड फ्लूइड। ओके, द सेमिनल वेसिकल कंटेन, मैंने क्या क्या बताया आपको? फ्रक्टोज, सम पॉइंट्स ऑफ द सिट्रिक एसिड ऑल्सो, इनोसिटॉल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, okay, and some protein that provide the sperm with the source of the energy and help with the sperm motility, ability to move। मैंने आपको बोला कि स्पर्म तो मूव नहीं कर सकता जब तक वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, तो वो क्या कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लूइड उसके अंदर मोटिलिटी आती है और वो फ्लूइड क्या कर रहा है? हेल्प करने में, स्विम करने में हेल्प कर रहा है स्पर्म को। द फ्लूइड ऑफ द सेमिनल वेसिकल मेकअप द वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम होता है ये क्वेश्चन आ सकता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। 60 to 70% जो रहता है वॉल्यूम, उसमें सेमिनल वेसिकल अपना 60 to 70% दे रहा है फ्लूइड। ओके, एंड इट इज़ द फ्लूइड विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ द फीमेल ट्रैक बाय द मैन इजेक्टरी फ्लूइड। जब मैन ये क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज करने में भी, क्योंकि फीमेल के वेजाइना से एसिडिक सम रिलीज होता है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ये सेमिनल फ्लूइड भी हेल्प कर रहा है। ओके, तो आपको सेमिनल फ्लूइड में एक तो वॉल्यूम याद रखना है 60 to 70%। क्या फ्लूइड हो रहा है? शुगर सीक्रेट कर रहा है दैट इज फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सम क्लॉटिंग प्रोटीन। ये पेयर होता है, अटैच होता है किससे? वास डिफरेंस से, और बिहाइंड द ब्लैडर प्रेजेंट होता है। आपको इतना इस सेमिनल वेसिकल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड इट इज़ अ वॉलनट साइज स्ट्रक्चर। वॉलनट साइज टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, ये सिंगल है।
ये इंपॉर्टेंट है, हमको यहाँ पे देखना है। इट इज़ सिंगल, अभी हमने पेयर्ड देखा था, ये क्या है अब, ये सिंगल है। एंड दैट इज़ लोकेटेड बिहाइंड, सॉरी बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, बिहाइंड तो हमने देखा सेमिनल वेसिकल है, ये कैसे अब नीचे साइड में आ जाएगा थोड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर के, और कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम में प्रेजेंट रहेगा। ओके, ठीक है। 30 to 40 ट्यूबलो एल्वोलर ग्लैंड, ये इसका कलेक्शन होता है ट्यूब्स का, जिसमें एल्वोलर ग्लैंड्स के कलेक्शन है, और विच लाइज एट द बेस ऑफ द ब्लैडर सराउंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के सामने आपको ये दिखाई देगा। इट कॉन्ट्रीब्यूट द एल्कलाइन कंपोनेंट, ये क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एल्कलाइन कंपोनेंट दे रहा है, मतलब ये कैसा नेचर है इसका, एल्कलाइन नेचर का है। ठीक है, और ये क्या कंपोस्ट सीमन को एल्कलाइन बनाता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये जो सिक्रेशंस हो रहा है किसके साथ फॉर्म हो रहा है, सेमिनल वेसिकल के साथ फॉर्म हो रहा है। ये प्रोस्टेट फ्लूइड आल्सो हेल्प टू नरिश द स्पर्म, स्पर्म को नरिश करने के लिए। यूरेथ्रा विच कैरी द इजैक्यूलेट टू एक्सप्लेट ड्यूरिंग द ऑर्गेन्स रन थ्रू द सेंटर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में ये चीज़ें याद रखनी है कि एक तो ये सिंगल होता है, दूसरा ये स्पर्म को नरिश कर रहा है। ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ है, वॉलनट नेचर का, वॉलनट साइज का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये बिलो द यूरिनरी ब्लैडर एंड फ्रंट ऑफ द रेक्टम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एल्कलाइन नेचर का हो रहा होता है। ठीक है, और इट इज़ द due to their alkaline secretion, the prostate gland help the sperm to become the active. Okay, and the contract any adverse effect that the urine may have on the sperm. The prostatic fluid provides a characteristic odors to the seminal fluid. ओके, मतलब प्रोस्टेटिक ग्लैंड सिक्रेशंस ऑफ द सम सिट्रिक आयन्स, कैल्शियम, पोटेशियम आयन। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, इनके अंदर इस टाइप का कुछ सीक्रेशंस रहेगा, और ये आपको कितना सीक्रेशन दे रहा है, 20 to 30% जो है अपना सीक्रेशन दे रहा है फ्लूइड को। ठीक है, इसमें जो एडल्ट रहते हैं, जब एडवांस एज हो जाती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहता है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो एक BPH नाम की आपको देखना पड़ता है, थोड़ा सा देखने में आती है मेंस को। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं BPH। ओके, दैट इज़ द बिगनिंग प्रोस्टेट हाइपरलेशिया इन लार्ज इन द एडवांस एज। इसकी एक सर्जरी होती है, इसको ठीक किया जा सकता है, सर्जरी ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके लिए रिमूव करना पड़ेगा, प्रोस्टेक्टोमी। ओके, ये इसकी सर्जरी होती है, तो आपको ये BPH ये आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड में आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसका शेप, ठीक है, एक फिर सेकंड थिंग है कि इसका सीक्रेशन, इट इज़ द मिल्की सीक्रेशन। ओके, इट इज़ अ मिल्की सीक्रेशन। ओके, स्लाइटली एसिडिक एंड बाकी तो वो एल्कलाइन होता है, बट स्लाइटली हम बोल सकते हैं कि क्या है, वो एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक। ओके, नेक्स्ट pH इसका जो रहता है 6.5 रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का pH 6.5 रहता है। ठीक है, एंड कंटेन सेवरल सब्सटेंस लाइक द सिट्रिक एसिड, है ना, एक्चुअली सिट्रिक एसिड इन द प्रोस्टेटिक फ्लूइड, इट इज़ यूज्ड बाय द स्पर्म फॉर द ATP प्रोडक्शन। Okay, several proteolytic enzymes are there. Okay, special protein specific antigen PSA, like PSA. Okay, lysozymes,
Okay, lysozymes is also contain amylase. Okay, some clotting protein. Okay, the function of the acid phosphate, actually it is not clear in the prostate, but it is also serves, and the main is the सेमिनल प्लाज्मिन. ये एक तरह का एंटीबायोटिक होता है. इट इज़ द एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड. नेचुरल एंटीबायोटिक है जो क्या कर रहा है, ये आपको नाम इसका याद रखना है, सेमिनल प्लाज्मिन, जो डिस्ट्रॉय कर रहा है बैक्टीरिया को इन देयर फ्लूइड एंड whether they are goes into the female tract also. Okay, it is the natural occurring antibiotic help to decrease the contamination and bacteria. Okay, next slide पे आते हैं. This is the next slide. Okay, the main function of the prostate gland is to secrete the alkaline fluid, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी बताया है, दैट कंप्राइज अप्रोक्सीमेटली 70%. मतलब सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड बना के क्या बना रहे हैं, 70% वॉल्यूम बना रहे हैं लुब्रिकेशन for the nutrition of the sperm. Okay, the fluid excreted by the prostate gland make up 1/3 of the total volume of the semen. ठीक है, 1/3 पार्ट बना रहे हैं सीमन का. जैसे मैंने बताया 20-30% ये बना रहा है, और सेमिनल वेसिकल 60 to 70% बना रहे हैं. मतलब टोटल 70% बना के ये लोग लुब्रिकेंट बनाते हैं. ठीक है, जिसके अंदर एंजाइम्स रहते हैं, जिंक, सिट्रिक एसिड. ओके, दिस प्रोस्टेट ग्लैंड स्लाइटली एसिडिक. अनदर फ्लूइड इज द सीमेन इज मेड अप द सेमिनल वेसिकल लीव्स द स्लाइटली अल्कलाइन और बेसिक. ओके, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं. दिस इज अल्कलिनिटी हेल्प द प्रोटेक्ट sperm and prolong their life after they deposit into the acidic environment like the vagina. This is the diagram. देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये वास डिफरेंस था, ये यूरेटर है. ठीक है, और सेमिनल वेसिकल ये देखिए, ये आपको इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज द सेमिनल वेसिकल. एंड ये है जो वो प्रोस्टेट ग्लैंड है. ठीक, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड जो एक होता है. ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है. ठीक है, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड. ये पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये वाला एरिया. ओके, नेक्स्ट आ गया कॉर्पस ग्लैंड और बिब्लोयूरेथर ग्लैंड. ठीक है, दैट इज द थर्ड ग्लैंड ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड्स का, ये थर्ड नंबर का ग्लैंड है. ठीक है, बुल्बो ग्लैंड बोलते हैं इसको, बुल्बो यूरेथर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, और कॉर्पस ग्लैंड भी बोलते हैं. एक्चुअली ये पी साइज का ग्लैंड होता है. ठीक है, मटर के दाने जितना दिखता है. ठीक है, और ये पेयर्ड में रहेगा. ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द यूरेथ्रा. देखिए ये डायग्राम, ये दिस इज द पेयर्ड और कॉर्पस ग्लैंड, दोनों इस तरह से ये छोटे छोटे आपको मटर के दाने जैसे दिख रहे हैं. ठीक है, जस्ट दोनों साइड में है, यूरिनरी ब्लैडर के साइड में प्रेजेंट है. ओके, दिस ग्लैंड प्रोड्यूस क्लियर स्लिपरी फ्लूइड दैट empties directly into the urethra. This fluid serves to the lubricate. ओके, ये क्या कर रहा है, लुब्रिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट फ्लूइड विच हेल्प टू द स्पर्म मूव्स. तो स्पर्म के प्रोड्यूस होने से पहले सम लुब्रिकेशन प्रोड्यूस होता है, तो वो कौन प्रोड्यूस करता है, यही कॉर्पस ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि जो मूवमेंट है वहाँ का पास ऑन ईजली हो सके स्पर्म. ओके, है ना. इसके बाद द कॉर्पस ग्लैंड आर ओनली फाउंड इन द मेल बॉडी एंड प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म ड्यूरिंग द इजैकुलेशन. ओके, तो ये आपको याद रखना है. दिस ऑल्सो सीक्रेट सम म्यूकस. म्यूकस भी सीक्रेट करता है, लुब्रिकेंट सीक्रेट कर रहा है, म्यूकस सीक्रेट कर रहा है, जो दैट हेल्प ऑफ द पीनस एंड लाइनिंग ऑफ द यूरेथ्रा डिक्रीज द नंबर ऑफ द स्पर्म डैमेज
तो डैमेज ना हो सके ड्यूरिंग द इजैक्यूलेशन, उस प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, ये लोकेटेड है इंफीरियर ऑफ द पोस्ट्रेट ऑन आइदर साइड ऑफ द, देखिए मेम्ब्रस, ये क्या है, मेम्ब्रस यूरेथ्रा। हमने देखा था यूरेथ्रा के 3 पार्ट देखे थे हमने, तो ये कौन से वाला है, स्मॉलेस्ट, मेम्ब्रस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, उसमें प्रेजेंट रहता है डीप विद इन द डीप मसल्स में के अंदर इम्बीडेड है, और एक स्पॉन्जी यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है और सिक्रेशन कर रहा है, सब अल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन कर रहा है, लुब्रिकेशन और म्यूकस जैसा सिक्रेशन दे रहा है, ताकि वहाँ से उस पाथ से जो बाद में स्पर्म प्रोड्यूस होगा वो ईजिली मूव होके फीमेल ट्रैक के अंदर अपना पास ऑन हो सके। ओके, अब तो आपको ये याद रखना है, साथ साथ जो डक्ट सिस्टम है, एसेसरी ग्लैंड्स हैं, पीनस हैं, ये सारे सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। देयर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शन आर प्रमोटेड बाय द टेस्टोस्टेरोन, ये आपको याद रखना है। ये सब कौन प्रमोट करता है, मेल सेक्स हार्मोन प्रमोट कर रहा है। मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कौन करता है, मैंने बताया था आपको, लैडिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। और ठीक है, लैडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल भी बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड की, तो जो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ द सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल्स एंड लैडिक सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द, ये कौन रेगुलेट कर रहा है, FHS। अभी मैं आपको हार्मोन्स बैलेंस में आपको ये सारी चीज़ें और डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। Okay, next is the external genitalia, means external structure, that is the penis. Okay, so we are talking about the structure of the penis. Actually it is the male sex organ reaching its full size during the puberty. In addition to its sexual function, that penis act as the conduct for the urine to leave the body. Okay, इसको हम पीनस को हम इसमें देखिए 2 फ्लूइड पास हो रहे हैं, एक तो हमारी यूरिन भी पास हो रही है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द पीनस, और फ्लूइड भी पास हो रहा है जिसके अंदर स्पर्म्स है। ठीक है, इसलिए इसको यूरेनोजेंटियल भी बोला जाता है। ठीक है, पीनस को, बट ये दोनों फ्लूइड एक साथ नहीं प्रोड्यूस होते हैं, ओनली वन टाइम वन फ्लूइड इज पास ऑन। ओके, ठीक है। सो द पीनस इज मेड अप ऑफ द सेवरल पार्ट्स। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। ग्लैंड सबसे पहले जो है वो हेड पार्ट ऑफ द पीनस, इट इज द uncircumcised man. That gland is the covered with the pink moist tissue called the mucosa. तो म्यूकोसा एक टिश्यू है जो पिंक कलर का, विच इज मॉइस्ट एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द दिस स्किन, एंड दिस स्किन कवर्ड द ग्लैंड्स इज द फोर स्किन, जिसको हमने क्या बोला है, जो म्यूकोसा की बनी है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोर स्किन बोल रहे हैं। ठीक है, actually this is the copulatory organ of the man. It is the cylindrical erectile. ठीक है, इरेक्टाइल वर्ड यूज कर रही हूँ मैं। इरेक्टाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, जब ये फुल ऑफ ब्लड जब हो जाता है ड्यूरिंग द एक्साइटेशन, तो ये क्या हो जाएगा, फुल ऑफ द ब्लड से फुल हो जाएंगी ब्लड वेसल्स। ओके, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं इरेक्टाइल। Okay, so it is a cylindrical erectile pendulous organ suspended from the pubic region in front of the scrotum. Okay, it remains small and limp, but on the sexual aroused it become long, hard and erect, ready for the copulation or intercourse. Okay, erect human penis is on the average is about the 15 meter long, 15 centimeter long. Okay, the
Penile mass, actually it is itself, in case it is the fibrous sheet, is known as the tunica albuginea. That is the tunica albuginea. ठीक है. And their interior of the penis is formed by the three cylindrical cord और spongy erectile tissue, जिसका हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझेंगे. पहले मैं आपको फोरस्किन के बारे में बता रही थी. देखिए, आउटर मोस्ट uncircumcised skin, which is called the mucosa, and foreskin, this tissue is called the mucosa and it's known as the foreskin. Actually, during the intercourse or excitation, this skin become tight, okay, and it is covered the whole penis part, but during the release of the sperm, it skin remove and come to their original place. But if they are not come and if they remain as the tightness in this organ, so we have to remove the foreskin by the surgically. Okay, so that surgery is known as the circumcision is known as the, and the foreskin is surgical remove in this, and mucosa on the glands transform into the dry skin. Okay, so now we talking about the structure of the penis. Actually it is formed by the three cylindrical layers, in which two जो रहेंगी वो टू रहेंगी कॉर्प्यूसा कैविनोसम. ठीक है, कार्पोसा कैविनोसम, और एक रहेगी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. ठीक है, दो जो तीन लेयर से कवर्ड है सिलेंड्रिकल लेयर से, जिसमें से जो दो हैं वो कॉर्पस कैविनोसम से कवर्ड है और एक जो है वो कॉर्पस स्पॉन्जियम से कवर्ड है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक टीएस डायग्राम आपको शो करती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायग्राम लगाया नहीं है, तो एक शो कर रही हूँ कि दिस इज द टीएस ऑफ द पीनस. सो इट इज द डायग्राम और टीएस सेक्शन ऑफ द पीएस. यहाँ पे जो मैं आपको बना के बता रही हूँ कि ये दो जो सिलेंड्रिकल आपको दिख रही हैं, दिस इज द कॉर्पस कार्बोनोसम, एंड यहाँ पे एक जो है ये मैं बना रही हूँ कॉर्पस स्पॉन्जियम. ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये और ये दोनों हो गई कॉर्पस कार्बोनोसम, और ये एक हो गई कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. ठीक है, ये कवरिंग हो गई. जहाँ पे हमने ट्यूनिका जो आउटर कवरिंग है इसकी, ये यहाँ पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कवर रहेंगी. ठीक है, जिसके अंदर डीप आर्टरीज, डीप डॉर्सल वेन, सुपीरियर डॉर्सल वेन, ओके, ये सारे इरेक्टाइल टिश्यूज इनके अंदर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको रफ डायग्राम बताया है ये दो तीन लेयर को समझाने के लिए. कॉर्पस कार्बोनोसम, टू कॉलम ऑफ द टिश्यूज रनिंग अलोंग द साइड. देखिए, अलोंग द साइड ऑफ द पीनस, ब्लड फिल दिस टिश्यू टू कॉज द इरेक्टेशन. यहाँ पे फिल हो जाएंगे. ठीक है, एंड अ कॉर्पस स्पॉन्जियम, अ कॉलम ऑफ द स्पॉन्जी लाइक द टिश्यू रनिंग अलोंग द फ्रंट. यहाँ पे ये फ्रंट ऑफ द पीनस एंड ending at the gland penis. It fill with the blood during the erection, keep the urethra which run through it open. Okay, and erection result from the change in the blood flow in the penis when the man become the sexually aroused. Nerve cause penis blood vessels to expand, है ना, expand हो जाएगी during the sexual aroused, and more blood flows in and less flow out of the penis, hardening the tissues in the corpus carbonosum. The urethra run through the corpus spongianum conducting the urine आउट ऑफ द बॉडी. ठीक है,
तो ये आपको थिक पार्ट बना देगा। जब सेक्सुअल एक्साइटेशन होगा तो एक ये थिकर बना देगा पार्ट को, जिसके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो होगा और एक्सपेंड हो जाएगा वो वाला स्ट्रक्चर पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो फाइब्रस ऑफ द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इट इज सराउंडेड बोथ द कॉर्ड jointly and also form the separate sheet around the each cord। तो each cord पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है एक सराउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है हर एक कॉर्ड में, ओके। और उससे वो उसने ज्वाइन करके रखा, इससे ये तीनों ज्वाइन है ट्यूनिका एल्बुजिनिया से, ओके। एंड सम फाइबर अ पार्टीशन कॉल्ड द सेप्टम पेनिस बिटवीन दिस कॉर्ड, जो दिस कॉर्ड का पार्टीशन उसको हम सेप्टम पेनिस भी बोल रहे हैं। द थर्ड स्मॉलर कॉर्ड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द पेनिस विच रिमेन इंफीरियर एंड एंटीरियर ऑफ द इरेक्ट पेनिस, ओके। So urethra run through this cord and hence the cord is known as the corpus spongium, ठीक है। इस तरह से जो base of the gland is referred as the neck of the penis and the loose skin of the penis become fold here to form the loose retractile skin covering upon the gland when the sperm is released. It's called the foreskin, okay। At the tip of this gland penis is the slit like the external urethra orifice, okay, by which the urethra open and discharge the urine and semen, ठीक है। तो इस तरह से हमने पीनस का स्ट्रक्चर देखा है। आपको पीनस का स्ट्रक्चर मैं एक बार और समझा देती हूँ, हम थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेते हैं कि ये दोनों तरह का फ्लूइड, यूरिन और फ्लूइड पास ऑन कर रहा है, पर एक टाइम पे एक ही पास ऑन करेगा, एक ही पैसेज है पास ऑन करने के लिए, इसलिए यूरो जेनिटाइल ट्रैक्ट भी इसको बोला जाता है। इसमें यूरिन और फ्लूइड भी पास ऑन होता है। ये एक मेल सेक्स ऑर्गन है, प्यूबर्टी के बाद ही ये अपने रीचिंग इट्स फुल साइज, ओके। इट हैव द 3 पार्ट जिसको ग्लैंड्स बोला है। ग्लैंड्स मीन्स हेड of the penis, made up of the 2 in which 2 are the corpus carnosa and one of them the corpus spongium, okay। The outer covering, it is the pink moist tissue which is known as the mucosa and also known as the foreskin, है ना। removal of the foreskin is surgeries, that is the circumcision, okay। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट सीमन। मैं आपको थोड़ा सा सीमन के बारे में बता देती हूँ। वी टॉकिंग अबाउट सीमन। Actually semen, it is a mixture of the sperm and the seminal fluid, which is the liquid portion of the semen that consists the secretion of the seminiferous tubule, seminal vesicle, prostate gland, okay, bulbourethral gland, इन सब का secretion जो होता है, मिक्सचर जो होता है, इस सब में sperm भी और सीमन भी मिक्सड है, जिसको हम सीमन बोल रहे हैं। एक्चुअली द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द सीमन इन द इजेक्चुएशन इज 2.5 to 5 ml होना चाहिए, ठीक है। ठीक, कितना होना चाहिए? 2.5 से 5 ml तक होना चाहिए, ठीक है। विद द स्पर्म काउंट, कितना स्पर्म काउंट होना चाहिए? 200 से 300 मिलियन इसके अंदर स्पर्म काउंट होने चाहिए एक बार के इजेक्चुएशन में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आउट ऑफ दिस स्पर्म फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म मस्ट हैव द नॉर्मल शेप, ओके। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि चलिए इस स्लाइड में तो लिखने की स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बात करती हूँ स्पर्म के लिए, जो मैंने ब्लैंक छोड़ी थी ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। इसमें देखिए, अगर मैं पहले स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करूँगी तो स्पर्म के स्ट्रक्चर्स की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको सीमन के बारे में बता रही थी कि सीमन एक मिक्सचर है सेमिनल फ्लूइड,
प्रोस्टेट ग्लैंड, ब्यूलर यूथ्रल ग्लैंड मीन्स कॉर्पस ग्लैंड, सेमिनल ट्यूब्यूल्स, सबका मिक्सचर है। इसका एवरेज जो रहता है वो 2.5 से 5 ml तक ये फ्लूइड रहता है, जिसके अंदर जो स्पर्म काउंट होता है वो 200 मिलियन से 300 मिलियन तक के स्पर्म इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, आउट ऑफ दिस स्पर्म फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट जो रहेगा 60% स्पर्म जो है वो कैसे होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, मतलब विदाउट डैमेज, विदाउट एनी एबनॉर्मलिटी, है ना। आपको 60% जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। ठीक है, जिसमें से 60 में से जो 40% रहेगा, ठीक है, 100 में से 60% जो होना चाहिए वो नॉर्मल होने चाहिए। अब इस जो 60% में से जो 40% होते हैं वो जो रहने चाहिए, मोटिलिटी शो होनी चाहिए उनके अंदर। ठीक है, जो उसके अंदर आपको मोटिलिटी शो होनी चाहिए, जो अपने आप मूव कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ द स्पर्म फॉल्स बिलो द 20 मिलियन पर ml, अगर 20 मिलियन पर ml बिलो जाता है, ठीक है, तो द मेल इज लाइक टू बी द इनफर्टाइल, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो इनफर्टाइल जैसा मेल। If 20 million sperm per ml are secreted, so the male is like to be the infertile. Okay, the semen has a slightly alkaline in nature. Okay, the semen has the slightly alkaline in nature and their pH is 7.2 to 7.7. Okay, due to the higher pH and large volume of the fluid from the seminal vesicle and the prostatic secretion give the semen milky appearance, whereas the we can say that the fluid from the seminal vesicle or the bulbo urethral glands give the sticky consistency. Okay, semen provide the sperm with the transportation medium and the nutrients. It neutralize the acidic medium of the male urethra due to the presence of the urine and the female vagina. Okay, so these things are the you have to remember for the favor of the semen. Now we come to the sperm structure. Okay, this is the structure of the sperm. Okay, sperm, see, this is the structure of the sperm. This is the head part of the sperm. Okay, this is the head part of the sperm and this is the middle piece. It is divided into the three part: head, middle piece and the tail one. Okay, see, this is the head, first, second and third. Okay, so head have the first upper side, it is the acrosome, then nucleus and small centriole is there. See, apart from the their head, a centriole, so here is the proximal centriole in present, and upper part of the neck region is the distal centriole is present. Okay, distal centriole is present. So head have the acrosome and nucleus part and the proximal centriole. Okay, the nucleus, this nucleus is the n number, that is the 23 chromosome. Okay, pair of the chromosome. Then middle part is the made up of the mitochondria, and at the end part of the middle there is a ring like structure. It is the ring like structure, that is annulus ring. Okay, it is the annulus ring. Then after the annulus ring there is a tail.
which is membrane, outer membrane is covered with the plasma membrane and made up of the axial filament. Okay, axial filament. It is the arrangement of the 9 plus 2. There is a section, if we cut the section of the tail, so it is the arrangement 9 4 5 6 7 8 9 एंड बीच में 2. तो 9 प्लस 2 का अरेंजमेंट करते हुए ये पूरी टेल बनी जिसको हमने फ्लैजिलम बोला है. और ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, स्पर्म का. अब देखिए स्पर्म के अंदर क्या चाहिए, पेनिट्रेशन पावर होनी चाहिए, क्योंकि ओवम जो रहती है वो बहुत सारे कोट से कवर रहती है, हार्ड कोट से कवर रहती है. तो वेन एवर द स्पर्म एंटर, सो उसको पेनिट्रेशन पावर चाहिए, है ना, एक पेनिट्रेशन पावर चाहिए जिससे वो एंटर कर सके. तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना उसके पास कुछ इंजाइम्स होने चाहिए जिससे वो पेनिट्रेशन कर सके, और उसका वेट बहुत लाइट होना चाहिए. तो वो जब पेनिट्रेट करता है तो सिर्फ उसका इतना ही पार्ट, हेड पार्ट ही अंदर जाता है ओवा के. ओके, बाकी का पार्ट जो रहता है डिटैच हो जाता है. ठीक है, और उसको लाइट वेट होना चाहिए तभी तो वो मूव कर सकता है. तो सिर्फ हेड पार्ट ही जाएगा, मतलब प्रोक्सिमल सिर्फ सेंट्रियोल तक ही पार्ट जो है वो एंटर करेगा. प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ही हेल्प करता है. जो फर्स्ट क्लीवेज होता है आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन, जो फर्स्ट क्लीवेज होता है तो एक से जो 2 सेल बनते हैं, जो फर्स्ट क्लीवेज होता है उसमें जो प्रोक्सिमल ही सेंट्रियोल जो होता है वो डिवीजन करने में हेल्प करता है. ओके, सो ये जो पेनिट्रेशन पावर की मैं बात कर रही थी, सो पेनिट्रेशन पावर के पास कुछ एंजाइम्स भी होने चाहिए, जैसे पेनिट्रेशन एंजाइम्स होने चाहिए, जैसे हाइलुरोनिडेस. ओके, नेक्स्ट कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. इस तरह के कुछ एंजाइम्स रहते हैं जिसकी हेल्प से वो पेनिट्रेशन करने में हेल्प मिलती है. सो स्ट्रक्चर है हेड, मिडिल पार्ट, टेल में डिवाइडेड होता है. हेड पार्ट ही जब स्पर्म के अंदर पेनिट्रेशन जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स. ओके, और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प करता है फर्स्ट डिवीजन के लिए. ओके, so this is the structure of the sperm. नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं. तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था जो स्टार्ट हो रही है कब, प्यूबर्टी एज में. फर्स्ट देखते हैं तो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग सीक्रेटिंग हार्मोन बनता है. सबसे पहले कौन बनाता है, वो हाइपोथैलेमस बना रहा है. तो हाइपोथैलेमस क्या बना रहा है, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, इसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट जो है वो 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, एक LH और एक FHS. तो FHS act on the Sertoli cells and stimulating secreting of some factor which help in the process of the spermatogenesis. Okay, or Sertoli cells also secrete the another protein that is inhibin which suppress the FHS synthesis. है ना, यहाँ पे FHS जो है वो एक्ट करता है सर्टोली पे, और वो सर्टोली सेल्स जो है वो स्टिमुलेट करते हैं और हार्मोन्स को बना रहे हैं इनहिबिन की हेल्प से, और स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं. और वहीं पे जो अगर हम देखें कि जो अनादर प्रोटीन है, सॉरी मैं कह रही हूँ FHS जो एक्ट कर रहा है सर्टोरी सेल्स पे और स्टूमेट सिक्रेशन हो रहा है सम फैक्टर विच इज़ हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस. और वहीं पे सर्टोरी सेल्स जो है वो इनहिबिन भी सीक्रेट कर रहा है ना, जो क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है कि FHS ना बने, है ना. क्यों, तो ताकि बैलेंस जो है वो बना रहे. जैसे बॉडी के अंदर ज़्यादा बनता है तो वो उसको सप्रेस कर देता है वहाँ जाके. तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक जो है वो कंटिन्यू हो रहा है. देखिए जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट कर रहा है हाइपोथैलेमस. ठीक है, अब हाइपोथैलेमस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से LH और FHS सीक्रेट कर रहा है. FHS सर्टोरी सेल बना रहा है और सर्टोरी सेल जो है नरिश कर रहा है स्पर्म को. ठीक है,
यहाँ पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है वो LH सीक्रेट कर रहा है और LH एक्ट कर रहा है लेडिक सेल्स पे जो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रहा है और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रही है। पर वहीं पे ही कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक ये देखने को मिल रहा है, जो सर्टोरी सेल्स है वो साथ साथ नरिश तो कर रहा है पर साथ साथ वो इनिबिन हार्मोन भी बना रहा है, और इनिबिन हार्मोन बनाने की हेल्प से वो क्या कर रहा है, FHS को ये देखिए नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, सप्रेस कर रहा है। अगर बॉडी के अंदर नरिश ज़्यादा और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रही है तो साथ साथ वो एक्ट तो कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस पर FHS को सप्रेस भी कर रहा है कि ना बनेगा तो ये जो प्रोसेस है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरह से हार्मोनल कंट्रोल प्रोसेस भी एक्ट हो रही है। ठीक है, हम ज़रा सा पाथ देख लेते हैं अपना, पाथ ऑफ द स्पर्म थ्रू द मेल बॉडी। देखिए पाथ ऑफ द स्पर्म, ठीक है, पाथ स्पर्म क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गया, रिटी टेस्टिस में, रिटी टेस्टिस गई बनी, ठीक है, रिटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, ठीक है, वासा इफ्रेंशिया से कहाँ पे जाएंगे स्पर्म, एपिडिडाइमिस, ठीक है, फिर वास डिफरेंस एंड फिर वास डिफरेंस से इजैक्टिक्यूलेटरी डक्ट से पास ऑन होके यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएंगे, रिलीज द स्पर्म। ओके, इस तरह से ये पूरा क्या है, पाथ है। यहाँ पे हमने पूरा पाथ समझ लिया स्पर्म का, और बहुत सारे टॉपिक्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड हो रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, सो कीप लर्निंग, इसी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने आपको बहुत धीरे धीरे ये टॉपिक पढ़ाया, और ये आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा लेक्चर आपको समझ में आएगा कि बहुत बड़ा लेक्चर है ये। तो बहुत धीरे धीरे मैंने आपको बताया, हमने बहुत धीरे धीरे पढ़ा है, पर इसलिए पढ़ा कि ताकि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, आप वीडियो को रिवाइंड कर करके समझे ना, आपको एक बार में ये चीज़ समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ और बहुत टाइम कंज्यूम कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। सो थैंक यू सो मच।